दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर यूपीएससी एडवर्टाइजेस फॉर लेटरल एंट्री इनटू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी रीजन प्रोसेस एंड द कंट्रोवर्सी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के गवर्नेंस खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। इन दिनों लेटरल एंट्री पर बढ़ता विवाद अखबारों न्यूज चैनलों की सुर्खियों में है। दरअसल केंद्र सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर निजी क्षेत्र के 30 और विशेषज्ञों को सीधे नियुक्त करने का फैसला लिया है। फैसले को लागू करने के लिए हाल ही में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में 3 संयुक्त सचिव और 27 निदेशक स्तर के कुल 30 पदों के लिए प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे हैं। नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी संविदा के आधार पर 3 से 5 साल के लिए की जाएंगी। यूपीएससी ने इस नियुक्ति के लिए जो अधिसूचना प्रकाशित की है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये सभी पद अनारक्षित होंगे, यानी इसमें किसी भी तरह का कोटा नहीं होगा। इसमें एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग से कोटे का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि आमतौर पर इन पदों पर सिविल सेवा अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन लेटरल एंट्री की वजह से प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी और विशेषज्ञ पेशेवरों को इस पद पर काम करने का मौका मिलेगा। इस अधिसूचना आने के बाद से राजनीतिक गलियारे में काफी विरोध देखा जा रहा है। कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया से अपनों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया लेटरल एंट्री जैसा यह महत्वाकांक्षी कदम क्या आरक्षण को लेकर खतरे का सूचक है? सवाल है कि क्या सीनियर अधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति की इस प्रक्रिया से मौजूदा व्यवस्था पर असर होगा? सवाल है कि क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के सवाल जायज हैं? और सवाल यह भी है कि क्या लेटरल एंट्री को ब्यूरोक्रेसी में निजीकरण की एक कोशिश माना जाना चाहिए? आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटरल एंट्री दरअसल क्या है। लेटरल एंट्री या पार्श्व प्रविष्टि को आम भाषा में सीधी भर्ती या सीधी नियुक्ति किया जाना कहा जाता है। लेटरल एंट्री में ऊंचे ऊंचे पदों पर लोगों को सीधे ही नियुक्त किया जाता है, यानी इस सिस्टम के अंतर्गत सरकारी विभागों में बिना परीक्षा दिए सीधे ही अधिकारियों की भर्ती की जा सकती है। इसे सीधी भर्ती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है, यानी इंटरव्यू के बाद सीधे सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए इसे आम बोलचाल में कई बार पीछे के दरवाजे से एंट्री भी कह दिया जाता है। हालांकि लेटरल एंट्री के लिए कुछ तय योग्यताओं का होना जरूरी है, मसलन उम्र सीमा, कार्यकुशलता, कार्यानुभव, शैक्षणिक योग्यता आदि। शैक्षणिक योग्यता पदानुसार तय की जाती है। नियुक्त हुए उम्मीदवारों का 3 साल का शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ऐसे पदों में आमतौर पर 3 से 5 साल की नियुक्ति दी जाती है। बहरहाल भारत में ऐसी भर्तियों के जरिए सिविल सेवा के ऊंचे पदों जैसे संयुक्त सचिव, डायरेक्टर आदि को नियुक्त किए जाने की परिपाटी रही है। अब जानते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री की पृष्ठभूमि क्या रही है और इसके जरिए अब तक कितनी भर्तियां की जा चुकी हैं। हमारे देश में आजादी के बाद से ही प्रशासनिक सुधारों की बात होती रही है। HD गोरेवाला समिति की रिपोर्ट से लेकर पहले और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी बदलते वक्त के साथ ब्यूरोक्रेसी में सुधार की बात कही। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र अलघ ने 2002 में अपनी रिपोर्ट में मिडिल और सीनियर लेवल पदों पर लेटरल एंट्री का सुझाव दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका में स्थायी सिविल सर्वेंट और मिड करियर प्रोफेशनल्स का चलन है, वहां पर इनकी सेवा ली जाती है। हमारे देश में भी अंतरिक्ष, विज्ञान तथा तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे विभाग हैं जहां पर इनकी सेवा ली जाती है, लेकिन इसका विस्तार करने की जरूरत है।
और अन्य विभागों में भी इनकी सेवा ली जा सकती है। जस्टिस BN कृष्णा की अध्यक्षता वाले छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने भी 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। हालांकि तब इन सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस दिशा में पहली गंभीर पहल 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद की गई। 2017 में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेवाओं में परीक्षा के जरिए नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों यानी लेटरल एंट्री से प्रवेश के प्रावधान पर विचार करने की बात कही थी। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा था कि यह जरूरी है कि लेटरल एंट्री के तहत विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल किया जाए। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ब्यूरोक्रेसी के लिए लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्त किया था। तब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई लेटरल एंट्री की यह पहली भर्ती थी। उस समय यूपीएससी को 9 पदों के लिए 6077 आवेदन मिले थे, जिनमें यूपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया के बाद 9 अलग अलग मंत्रालयों या विभागों में नियुक्ति के लिए 9 व्यक्तियों का चयन कर लिया गया। अब सवाल है कि लेटरल एंट्री पर भारत सरकार का क्या तर्क है। 4 जुलाई 2019 को राज्य मंत्री डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि समय समय पर सरकार ने विशेष पेशेवर ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति की है। राज्यसभा में ही इस प्रश्न के एक और पक्ष पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि लेटरल भर्ती करने के पीछे सरकार का दोहरा मकसद है। इसके जरिए सरकार मैन पावर बढ़ाने और नई प्रतिभाओं को शामिल करना चाहती है। दरअसल वैश्वीकरण ने शासन के काम को काफी मुश्किल बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंकों की जरूरत बढ़ती जा रही है। ऐसे में लेटरल एंट्री से नियुक्ति एक बेहतर विकल्प है। फिर भारत में IAS अधिकारियों की कमी भी एक समस्या है। 2016 में बासवान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया है। ऐसे में केंद्र में IAS अधिकारियों की कमी को दूर करने में लेटरल एंट्री मददगार साबित होगी। एक फायदा यह भी है कि वर्तमान समय में शासन में सहभागिता का विस्तार बढ़ा है। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काफी बड़ी है। ऐसे में लेटरल एंट्री निजी क्षेत्र और गैर लाभकारी क्षेत्र के हितधारकों को शासन प्रक्रिया में शामिल करती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। साथ ही सरकार का यह भी तर्क है कि इससे पहले भी लेटरल एंट्री से नियुक्तियां की जाती रही हैं। ऐसे में सवाल है कि यदि पहले भी इस तरह की नियुक्तियां की गई हैं, तो उनके क्या तर्क हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पिछले 1-2 साल से ही लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं। इससे पहले भी ऐसी नियुक्तियां की गई हैं। मसलन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1971 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। यह भी एक लेटरल एंट्री थी। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था। ऐसे ही जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब उन्होंने भी रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था और वे भी यूपीएससी से चुनकर नहीं आए थे, लेकिन संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुंचे थे और बाद में उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर भी बनाया गया था। इसी तरह बिमल जालान ICICI के बोर्ड मेंबर थे, जिन्हें सरकार में लेटरल एंट्री मिली थी और वह रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे। इस कड़ी में एक नाम रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का भी है, जो लेटरल एंट्री से इस पद पर आए थे। हालांकि दिग्गज अर्थशास्त्रियों को सरकार में अहम जिम्मेदारी देने का ठीक ठाक इतिहास रहा है, लेकिन ये नियुक्तियां इक्का दुक्की ही हुई हैं। इससे और पहले जाएं तो लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। इंदिरा गांधी ने मंतोष सोंधी की उच्च पद पर बहाली की थी। राजीव गांधी ने KPP नाम्बियार को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेवारी सौंपी थी। उन्होंने सैम पित्रोदा को भी कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया के अलावा शंकर आचार्य, राकेश मोहन, अरविंद वीरमानी और अशोक देसाई जैसे कई लोगों ने लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में जगह बनाई थी। इसी तरह नंदन नीलेकणी को सांविधिक संस्था UIDAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके अलावा भी ऐसी कई नियुक्तियां की जा चुकी हैं। हालांकि ऐसी नियुक्तियों पर आपत्ति उठती रही है। ऐसे में सवाल है कि लेटरल एंट्री की आलोचना क्यों की जाती रही है, इसे लेकर क्या क्या आपत्तियां हैं।
लेटरल एंट्री पर एक बड़ी आपत्ति यह है कि ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था का भी ध्यान नहीं रखा गया। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या लेटरल एंट्री आरक्षण को कमतर करने की कोशिश नहीं है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या यूपीएससी की चयन प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण के लिए इच्छुक, प्रेरित और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने में विफल हो रही है। लेटरल एंट्री की आलोचना करने वाले यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम अपनों को लाने के लिए पिछला दरवाजा खोल रही है। जानकारों का मानना है कि अधिकारियों के चयन का अधिकार यूपीएससी को ही होना चाहिए। लेटरल एंट्री की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। फिर सरकार और निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण में काफी अंतर है। जहां निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण मुनाफा कमाना है, तो दूसरी ओर सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा है। ऐसे में निजी क्षेत्र के लोगों को शामिल करने से मुश्किल हो सकती है। लेटरल एंट्री किए जाने पर सिविल सेवा प्रतिभागियों और आईएएस अधिकारियों में खासी नाराजगी है। दरअसल संयुक्त सचिव और ऐसे ऊंचे पदों पर काफी सीनियर आईएएस अधिकारियों को तैनात किया जाता है। ऐसे अधिकारी काफी लंबे वक्त जनता के बीच जनता के लिए काम करते हुए बिता चुके होते हैं। फिर उन्हें लंबा प्रशासनिक अनुभव होने के साथ साथ कानूनी और जमीनी पेचीदगियों से डील करने का भी अच्छा खासा अनुभव होता है। जबकि इसके उलट निजी क्षेत्र से आए वाले लोग कॉरपोरेट कल्चर में काम किए होते हैं और पब्लिक सर्विसेज में काम करने का उनका अनुभव काफी कम होता है। ऐसे में प्रशासनिक महकमे से ऐसे सीनियर अधिकारियों को आगे लाने की बजाय निजी क्षेत्र के लोगों को लाए जाने से ऐसे अधिकारियों के अधिकार कम होते हैं। लेकिन इन नियुक्तियों में आरक्षण की अवहेलना किया जाना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में सवाल है कि क्या संविदा नियुक्तियां कोटा के लिए नहीं खुली हैं? 15 मई 2018 के एक सर्कुलर में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी DOPT की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं के लिए नियुक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 दिनों या उससे ज्यादा समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण होगा। हालांकि इन पदों का अनारक्षित होने का दावा किया जाता है। वर्तमान में लागू 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक 3 पदों तक कोई आरक्षण नहीं मिलता है। दरअसल किसी विभाग में पेशेवरों की जरूरत के मुताबिक 1 या 2 पदों पर भर्ती की मांग यूपीएससी के सामने रखी जाती है। चूंकि ये सिंगल पद होते हैं, इसलिए इन्हें सिंगल कार्डर पद कहा जाता है। ऐसे में इनके लिए आरक्षण दे पाना व्यवहारिक नहीं माना जाता है। इस संदर्भ में द इंडियन एक्सप्रेस 14 जून 2019 को रिपोर्ट ने DOPT से RTI एक्ट के तहत जानकारी मांगी थी, जिस पर DOPT ने फाइल नोटिंग उपलब्ध कराते हुए बताया कि सिंगल कार्डर पद पर आरक्षण लागू नहीं होता है। चूंकि इस योजना के तहत भरा जाने वाला प्रत्येक पद एकल पद है, इसलिए आरक्षण लागू नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि सिंगल कार्डर पद के लिए सृजित पद सिविल सेवा के पदों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसलिए सिविल सेवा के आरक्षित पदों पर सिंगल कार्डर पद से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2019 में जब लेटरल एंट्री के जरिए 9 लोगों की नियुक्ति की गई, तब भी 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक अलग नियुक्ति के रूप में या यूं कहें कि सिंगल कार्डर के तौर पर भर्ती की गई थी, इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन अगर 9 नियुक्तियों को एक समूह माना जाता तो केंद्र के आरक्षण नियमों के अनुसार ओबीसी के लिए कम से कम 2 सीटें और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 1 सीट आरक्षित होती। इसी तरह नवीनतम विज्ञापन में अगर 27 निदेशकों को एक ही समूह के रूप में माना जाता तो 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 पद आरक्षित करना होता। लेकिन जैसा कि उन्हें प्रत्येक विभाग के लिए अलग से विज्ञापित माना गया है, उन सभी पदों को अनारक्षित घोषित किया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रशासनिक जरूरतें और सरकार के कामकाज की शैली में बदलाव भी आ रहा है। ऐसे में बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी हो जाता है। सरकार निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं की मदद से अपने नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया में सुधार कर सकती है, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि देश की जरूरतों के मद्देनजर यूपीएससी के माध्यम से नियुक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। सिविल सेवाओं के लिए चयन का अधिकार संविधान के तहत केवल यूपीएससी को ही दिया गया है, इसलिए इससे बाहर जाकर नियुक्तियां करना लोकतांत्रिक मूल्य पर चोट तो होगी ही, साथ ही इस परीक्षा से जुड़ी मेरिट आधारित राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवा के उद्देश्य को भी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में सरकार को लेटरल एंट्री को लेकर उठ रही तमाम आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
इसके अलावा लेटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे उन्हें सरकार के जटिल कार्यों की प्रकृति समझने में मदद मिल सके। लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए उचित और पारदर्शी प्रक्रिया वाला ओपन कंपटीशन होना चाहिए, ताकि ईमानदार और राजनीतिक रूप से तटस्थ लोगों का चयन हो सके। नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के कार्यकाल की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें नीतियां बनाने से लेकर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में लंबे समय तक काम करना होता है। ऐसे में 3 से 5 साल का वक्त कम होता है। साथ ही इसी तरह की नियुक्तियां उन्हीं हालातों में की जानी चाहिए जब किसी उच्च सेवा के तहत किसी कार्य विशेष को करने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध ना हो। उम्मीद है कि लेटरल एंट्री से सरकारी क्षेत्र में आर्थिक दक्षतापूर्ण और प्रभावी मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। क्या आप सहमत हैं कि पार्श्व प्रविष्टि यानी लेटरल एंट्री संवैधानिक निकाय संघ लोक सेवा आयोग और सिविल सेवा चयन प्रक्रिया के सेतु की अवधारणा के विरुद्ध है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।